हेलो एंड गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने नई सीरीज स्टार्ट करी थी इम्पैक्ट ऑफ जेट की, तो उसका सेकंड लेक्चर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने इम्पैक्ट ऑफ जेट ऑन फ्लैट प्लेट की बात करी थी। फ्लैट प्लेट में हमने दोनों ही केस डिस्कस कर लिए थे, दैट इज ऑन वर्टिकल एंड इंक्लाइन प्लेट की, दैट इज नॉर्मल टू दी प्लेट एंड इंक्लिनेशन टू दी प्लेट जब हमारा जेट स्ट्राइक करता है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कर्व्ड वेन्स की हम बात करेंगे या कर्व्ड प्लेट्स की हम बात करेंगे। तो जनरली हमारे जो टरबाइन या जो मशीन्स होती हैं हाइड्रोलिक मशीन्स, उसमें हमारे पास कर्व्ड वेन्स होती है, ना कि फ्लैट नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है वो जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे या मशीन की सीरीज देखोगे वहां पर भी मैंने एक्सप्लेन कर रखा है कि हमारे पास वेन्स जो होती हैं वो कर्व्ड क्यों रखी जाती है, क्या एडवांटेज होती है। तो स्टार्ट करते हैं कर्व्ड वेन से। तो पहले स्टार्ट करने के साथ हम ये समझ लेते हैं कि कर्व्ड वेन्स हमारे पास कितने तरीके की हो सकती हैं या कैसे हम कर्व्ड वेन्स को कैटेगराइज कर सकते हैं। ऑल्दो ये कोई मतलब साइंटिफिक तरीका, मतलब ऐसा नहीं है कि यही कैटेगराइजेशन का तरीका है इसको कैटेगराइज करने का, पर थोड़ा सिंप्लिसिटी हो जाएगी जब हम आगे इसे पढ़ेंगे। तो हम मेनली दो पार्ट्स में हमारी कर्व्ड वेन्स को कैटेगराइज करते हैं। एक हम बात करते हैं सिमेट्रिकल कर्व्ड वेन्स की और अनसिमेट्रिकल कर्व्ड वेन्स की। दो तरीके से हम सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल कर्व्ड वेन्स में हम अपने कर्व्ड वेन्स को कैटेगराइज कर सकते हैं। और देखो इम्पैक्ट ऑफ जेट, मतलब जेट हमारा कहाँ से एंटर कर रहा है और कैसे लीव कर रहा है, उसके हिसाब से हम तीन तरीके से कर्व्ड वेन्स को कैटेगराइज कर सकते हैं। देखो इसमें तुम देखोगे तो हमारा जो जेट है वो प्लेट के सेंटर पे स्ट्राइक कर रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे ये जेट आ रहा है और ये क्या कर रहा है, सेंटर पे स्ट्राइक कर रहा है और ऑटोमेटिकली किसमें, दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, यहाँ और यहाँ। इन दो केसेस में आप देखोगे तो क्या हो रहा है, एक किसी एक पॉइंट पे किसी एक टिप पे एंटर कर रहा है वाटर और दूसरी टिप से क्या कर रहा है, बाहर निकल जा रहा है। तो इसके हिसाब से देखो हम तीन हिस्सों में कैटेगराइज कर सकते हैं अपनी, कि जेट स्ट्राइकिंग ऑन सिमेट्रिकल प्लेट एट द सेंटर ऑफ द वेन, और सेकंड कैटेगराइजेशन इज जेट स्ट्राइकिंग ऑन सिमेट्रिकल प्लेट एट वन टिप, एक टिप पे स्ट्राइक कर रहा है। और थर्ड कैटेगराइजेशन क्या हो सकता है, जेट स्ट्राइकिंग अनसिमेट्रिकल वेन ऑन दी सिंगल टिप, एक टिप पे स्ट्राइक करते हुए अनसिमेट्रिकल। देखो इसका अनसिमेट्रिकल पे सेंटर की हम बात नहीं करते हैं, ठीक है। जो भी हम, अगर तुम थ्योरी भी चेक करोगे, आगे डेरिवेशन भी चेक करोगे कहीं पे भी, तो हम उसकी क्या है, अनसिमेट्रिकल वेन के सेंटर पे हम बात नहीं करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, थोड़ी थोड़ी चीजें समझनी जरूरी है। पहली बात तो कि हमने सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल कैसे कहा अपनी कर्व्ड वेन्स को, जो हमारी कर्व्ड वेन्स है। देखो कर्व्ड वेन्स का यहाँ पे क्या होता है कि ये टिप, हम दो टिप मान के चलते हैं हमारी कर्व्ड वेन्स की, ये दो टिप होती है हमारी कर्व्ड वेन्स की। यहाँ से जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, अगर इस तरह से मैं एक रफ यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश करूँ, इस तरह से मैं क्या कर रहा हूँ, ये टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है। और जैसे यहाँ पे बनाने की कोशिश की, जहाँ पे देखो टेंजेंट क्लियर दिख रहा है, तो ये अगर मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये जो डायरेक्शन ऑफ, या फिर जो हमारा जेट का हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाता है, इसे हम क्या कहते हैं, टिप एंगल कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, टिप एंगल कहते हैं। ये देखो समझ लो, इंपॉर्टेंट है। अगर दोनों ही जो टिप एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, जैसे यहाँ पे दोनों ही टिप एंगल, जैसे यहाँ पे देखोगे दोनों, दीज टू टिप एंगल्स आर थीटा, दोनों ही थीटा बना रहे हैं। यहाँ पे भी दोनों ही टिप एंगल क्या होंगे, थीटा होंगे। देखो इसी के हिसाब से अल्टरनेट एंगल जो बनता है, यहाँ पे देखोगे तो ये क्या बन के आ रहा है, थीटा बन के आ रहा है, वो बाद में देख लेंगे। तो यहाँ पे भी क्या है, थीटा। यहाँ पे अगर अनसिमेट्रिकल की बात करते हैं तो दोनों ही टेंजेंट्स जो होते हैं वो अनइक्वल एंगल्स बनाते हैं, दैट इज थीटा एंड फाई। आगे हम देखो जो एंगल यूज करने वाले हैं, आगे जो हम टर्मिनोलॉजी यहाँ पे देखो समझाने के लिए मैंने लगा दिया, आगे हम क्या यूज करेंगे कि जो इनलेट वाला पॉइंट है वो कितना एंगल बनाता है, बीटा वन एंगल बनाता है, और जो आउटलेट वाला पॉइंट है वो कितना एंगल बनाता है, बीटा टू एंगल बनाता है। तो दिस विल बी नॉमेनक्लेचर व्हाट वी आर गोइंग टू फॉलो इन अवर फर्दर लेक्चर। तो बीटा वन और बीटा टू से भी याद कर सकते हो अभी, चाहे थीटा और फाई समझने के लिए, पर ऑल्दो बीटा वन और बीटा टू, जो इनलेट पे एंगल बनेगा दैट इज योर बीटा वन, और जो आउटलेट पे बनेगा बीटा टू। देखो कर्व्ड वेन्स भी उसी तरह सॉल्व होंगी जिस तरह से हमने फ्लैट प्लेट सॉल्व करी थी, वैसे ही एक स्टेशनरी की बात करेंगे, उसके बाद हम मूविंग कर्व्ड वेन्स की भी बात करेंगे इसके इन केसों में। तो फर्स्ट देख लेते हैं स्टेशनरी सिमेट्रिकल कर्व्ड वेन्स की। प्लेट स्टेशनरी भी है हमारे पास, कर्व्ड इन नेचर भी और सिमेट्रिकल भी है, ठीक है। तो जैसे अभी मैंने कहा दोनों एंगल, दोनों ही जो टेंजेंट से एंगल बनता है वो क्या है, इक्वल एंगल बनाते हैं, थीटा और थीटा। यहाँ पे हम देख सकते हैं जेट क्या है, सेंटर पे स्ट्राइक कर रहा है हमारे पास, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम देखना चाहें तो अब जैसे यहाँ पे समझा रखा है कि दोनों ही टेंजेंट के बीच कितना एंगल बन रहा है, टू थीटा बन रखा है, ये सब कुछ समझा रखा है। चाहो तो एक बार वीडियो पॉज करके आराम से पढ़ सकते हो। डिफ्लेक्शन एंगल उसने क्या दिया, कैसे कह दिया, डिफ्लेक्शन एंगल 180 डिग्री माइनस थीटा है, कि ये हमारा क्या था, एंटरिंग, हमारा जेट यहाँ पे एंटर कर रहा था और फाइनली वो कैसे डिफ्लेक्ट हो गया, इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो गया। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो रहा है हमारे पास, ये वाला थीटा है तो ये वाला एंगल कितना बन जाएगा, 180 डिग्री माइनस थीटा एंगल बन जाएगा। तो जो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ लीविंग द जेट इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो,
वो इन दी डायरेक्शन की, अगर इसी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा था, उस डायरेक्शन में हम लीविंग कंपोनेंट की बात करेंगे, तो ये वेलोसिटी v से ही लीव कर रहा है, तो इसका अगर मैं यहाँ पे ये वाला कंपोनेंट लूंगा तो ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, देखो लास्ट डायग्राम में यहाँ बना भी रखा है, कितना हो जाएगा कंपोनेंट v cos थीटा। ठीक है, चाहो तो यहाँ पे भी बना सकते हो, ये अगर मैं कंपोनेंट ऐसे बनाता हूँ तो ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू v cos थीटा के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे अब इसकी डायरेक्शन क्या है, ऑब्वियसली अपोजिट है, तो साइन क्या आ गया हमारे पास, माइनस आ गया। सेम देखो मैंने जैसे बोला था कि मोमेंटम प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे हर केस में और कुछ नहीं करते हैं। तो अगर इस वेन पे अगर मैं देखूंगा कि ये वेन जो हमारे जेट पे कितना फोर्स लगा रहा होगा, माइनस एफ फोर्स लगा रहा होगा। फर्स्ट लेक्चर में मैंने दिखाया था कि माइनस एफ का टर्म कैसे आया हमारे पास, या माइनस साइन हम क्यों यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेना वहां पे। तो जो हमारे पास मोमेंटम फ्लक्स होगा वो क्या होगा, मोमेंटम फ्लक्स गोइंग आउट कमिंग इन। तो मोमेंटम फ्लक्स कैसे लिखते थे, देखो दोबारा देख सकते हो, रो क्यू इंटू वी, क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटू वी। तो देखो यही लिख रखा है, रो इंटू ए इंटू वी, दैट इज रो इंटू क्यू। तो नेट वेलोसिटी गोइंग आउट, वेलोसिटी कितनी बाहर को निकल रही है, v माइनस वी कॉस थीटा। ये अभी देखा, इस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं हम, इस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, एक्स डायरेक्शन की बात कर लो चाहे, तो हम इस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, v cos थीटा। जो वेलोसिटी इन अंदर एंटर कर रही थी हमारे प्लेट में कितनी थी, v, इस डायरेक्शन कितनी थी, v। इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वेलोसिटी का ये गलत लिख दिया यहाँ पे, फोर्स विल बी इक्वल टू रो ए इंटू वी स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा। कितना आ जाएगा, फोर्स विल बी इक्वल टू रो ए वी स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा, जब इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, अब हमारी देखो फ्लैट प्लेट पे भी वेरिएशन, सॉरी हम यहाँ से हम क्या देखना चाह रहे हैं कि अगर यही प्लेट हमारे पास फ्लैट प्लेट हो जाती, तो देखो अगर ये प्लेट फ्लैट प्लेट होना, अगर इस प्लेट को हमें फ्लैट प्लेट में कन्वर्ट करना है, तो ये प्लेट किस तरह से दिखने लग जाएगी, ये प्लेट कुछ इस तरह से दिखने लग जाएगी। तो अगर मैं इसका एंगल बनाऊंगा, देखो यहाँ अगर फ्लैट प्लेट का मुझे एंगल बनाना है, दूसरे पेन से ड्रॉ करता हूँ, अगर फ्लैट प्लेट का मैं टेंजेंट से एंगल, देखो इस तरह तो आएगा नहीं, फ्लैट प्लेट का इस तरह से आएगा कुछ, तो जो एंगल बनेगा 2 थीटा विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर जाएगा। देखो इमेजिन करने की कोशिश करो, दोनों ही टेंजेंट क्या होंगे, कुछ इस तरह से मीट कर रहे होंगे, ये पहले वाले का टेंजेंट होगा, ये दूसरे वाले का टेंजेंट होगा, तो ये दिस विल ऑल्सो बी 90 एंड दिस विल ऑल्सो बी 90। तो दोनों ही एंगल जो होंगे 2 थीटा विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, और थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अब देखो यहाँ पे अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पुट करते हो तो cos थीटा विल बी इक्वल टू कितना हो जाता है, cos 90 विल बी इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जो लास्ट फॉर्मूला निकल के आ गया वो कितना निकल के आ गया, रो ए वी स्क्वायर। अगर लास्ट स्लाइड में लास्ट डेरिवेशन देखोगे जो हमने लास्ट लेक्चर में कवर करी थी, वो कितनी थी, फ्लैट प्लेट पे कितनी फोर्स लगती है, रो ए वी स्क्वायर। ठीक है, अब 1 और 2 को अगर मैं कंपेयर करता हूँ, ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन होगी जो कि फोर्स ऑन दी फ्लैट प्लेट की बात कर रहा है, और अगर मैं देखता हूँ कि फोर्स ऑन दी कर्व्ड प्लेट की बात करें, तो यहाँ पे v लिखा हुआ है, ऑल्दो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, ये v इसलिए लिखा है, वेन को डिनोट कर रहा है, चाहे c लिख लो चाहे v लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो 1 प्लस कॉस थीटा, देखो तो ये वाला टर्म हमेशा क्या रहेगा, 1 से बड़ा ही रहेगा। देखो कॉस थीटा या कॉस कम हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है हमारे लिए। तो 1 प्लस कॉस थीटा 0 टू 90 की अगर हम बात करेंगे, थीटा जो मैक्सिमम 0 टू 90 डिग्री वेरी कर सकता है, उस केस में हमारा कॉस थीटा क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो 1 प्लस कॉस थीटा का टर्म क्या रहेगा, हमेशा 1 से बड़ा ही रहेगा। तो 1 से अगर कोई चीज बड़ी है तो इसका मतलब अगर मैं रो वी स्क्वायर को 1 मोर देन 1, चाहे 1.5 की बात करूं, चाहे 2 मैक्सिमम जो हो सकता है उसकी बात करूं, तो हमारे पास जो हमेशा फोर्स ऑन दी कर्व्ड प्लेट रहती है इज ऑलवेज मोर देन दी फोर्स ऑन दी फ्लैट प्लेट। इसीलिए मैंने बोला भी था कि हम कर्व्ड वेन्स की यूज करते हैं मशीन में, क्योंकि अगर सेम वेलोसिटी और सेम एरिया ऑफ जेट की अगर हम बात करेंगे तो उस केस में जो हमें फोर्स एक्सपीरियंस होगा कर्व्ड प्लेट पे वो क्या होगा, ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू फ्लैट प्लेट। ठीक है, तो होपफुली सबको समझ में आएगा कि हम क्यों कर्व्ड वेन्स को यूज करते हैं अपने हाइड्रोलिक मशीन में। ये कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन। तो सेमी सर्कुलर प्लेट अगर हम देखो, यहाँ से अगर हम अभी फ्लैट प्लेट बनाया, अब हम इसको क्या बनाना चाहते हैं, सेमी सर्कुलर प्लेट। तो सेमी सर्कुलर प्लेट मुझे किस तरह से नजर आएगी, कुछ इस तरह से नजर आएगी। ठीक है, ये सेंटर लाइन अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, अब देखो इसकी टिप से अगर मैं टेंजेंट बनाता हूँ, इसकी टिप से अगर मैं टेंजेंट बनाता हूँ, तो सेमी सर्कुलर प्लेट इस तरह की होगी कि उसकी टिप से अगर टेंजेंट बनाया तो इट विल ऑलवेज बी पैरेलल, और ये मैं कह सकता हूँ कि टेंजेंट क्या होगा, हमेशा पैरेलल टू दी हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, पैरेलल टू दी हॉरिजॉन्टल लाइन, दैट इज एंगल बिटवीन दी टेंजेंट एंड दी हॉरिजॉन्टल लाइन विल बी इक्वल टू 0। तो थीटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसमें अगर मैं थीटा इक्वल टू 0 पुट कर दूं तो cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, और जो फाइनल फॉर्मूला निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 2 रो ए वी स्क्वायर। कितना निकल के आया, 2 रो ए वी स्क्वायर। दैट मींस अगर सेमी सर्कुलर प्लेट है तो उसमें मैक्सिमम फोर्स लगता है, और 2a रो वी स्क्वायर हमारे पास जो रिजल्ट निकल के आता है। और सेमी सर्कुलर प्लेट में होता क्या है कि देखो इसमें जो अपर पोर्शन और लोअर पोर्शन होता है, दोनों ही केसेस में क्या होता है, अपर पोर्शन और लोअर पोर्शन में
जो वर्टिकल फोर्स लग रही होती है वो बैलेंस हो जाती है। देखो इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही होगी और इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही होगी, दोनों ही हाफ में, वो क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो इसलिए जो अपवर्ड डायरेक्शन में या वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्सेस लग रही होती हैं वो अपने आप को बैलेंस कर लेती है, और प्लेट क्या करती है, हमारी मूव नहीं करती है। तो सारी की सारी फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही होगी, इस डायरेक्शन में लग रही होगी। आगे जब मशीन के लेक्चर जो पहले मैं अपलोड कर चुका हूँ उन्हें देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि हम सेमी सर्कुलर प्लेट का ही क्यों यूज करते हैं वहां पे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं, अभी तक हमने सिमेट्रिकल प्लेट की बात करी थी, अब हम बात करते हैं अनसिमेट्रिकल प्लेट की। अनसिमेट्रिकल प्लेट जिसमें क्या हो रहा है, किसी एक टेंजेंट से हमारा वाटर क्या कर रहा है, जेट की या फिर कर्व्ड वेन्स में स्ट्राइक कर रहा है। हमारा जो जेट है वो किसी एक टेंजेंट से एंटर कर रहा है। तो देखो किसी एक टेंजेंट से एंटर कर रहा है तो इस तरह का डायग्राम बनता है। यहाँ पे देखो हमने केवल थीटा और फाई का यूज किया है। बाद में मैंने जैसे बोला कि हम क्या करेंगे, जब मेन वेलोसिटी ट्रायंगल जो सबसे इंपॉर्टेंट केस होता है हमारे पढ़ने के लिए, उसमें मैं थीटा को किससे रिप्लेस कर दूंगा, बीटा 1 से रिप्लेस कर दूंगा और इसको बीटा 2 से रिप्लेस कर दूंगा। ठीक है, तो मोमेंटम इक्वेशन अप्लाई कर देते हैं इन दी डायरेक्शन ऑफ एक्स। ये डायरेक्शन को मैंने एक्स माना है और इस डायरेक्शन को मैंने क्या माना है, वाई माना है। ठीक है, अब एक्स डायरेक्शन में अगर मैं मोमेंटम इक्वेशन अप्लाई करता हूं तो नेट एक्सटर्नल फोर्स दैट इज एफ एक्स विल बी इक्वल टू नेट चेंज इन दी मोमेंटम फ्लक्स। तो मोमेंटम फ्लक्स, तो कितना मोमेंटम बाहर जा रहा है, कितना जा रहा है, देख सकता हूँ माइनस वी कॉस फाइव। माइनस क्यों है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में, तो दैट इज माइनस वी कॉस फाइव। जो मोमेंटम एंटर कर रहा है या वेलोसिटी एंटर कर रही है वो कितनी एंटर कर रही है, एक्स डायरेक्शन में, वी कॉस थीटा। कितनी एंटर कर रही है, वी कॉस थीटा एंटर कर रही है। तो यहाँ से जब ड्राइव करोगे तो एफ एक्स विल बी इक्वल टू रो ए वी स्क्वायर कॉस थीटा प्लस कॉस फाइव हो जाएगा। सिमिलरली अगर वाई डायरेक्शन की मैं बात करता हूँ, फोर्स इन वाई डायरेक्शन में निकालने की कोशिश करता हूँ, तो जो नेट जो मेरे पास बाहर निकल रही है वेलोसिटी वो कितनी होगी, यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो वी दिस कंपोनेंट विल बी इक्वल टू वी साइन फाइव। किसके बराबर जाएगा, वी साइन फाइव के बराबर हो जाएगा। और जो नेट एंटर कर रहा है हमारे पास कितना हो जाएगा, वी साइन थीटा हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो फोर्स इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा माइनस साइन फाइव हो जाएगा। तो ठीक है, ये तो दो हमारे पास फॉर्मूला आ गए, दैट इज फोर्स इन एक्स डायरेक्शन एंड फोर्स इन वाई डायरेक्शन आ गए हमारे पास दो फॉर्मूले। नेक्स्ट देखो, अब हम ये कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर यही प्लेट हमारे पास क्या होती, ये प्लेट हमारे पास क्या होती, सिमेट्रिकल होती, या फिर यही प्लेट सेमी सर्कुलर होती। देखो सिमेट्रिकल प्लेट, यहाँ पे मैंने एक केस नहीं डिस्कस किया, ये वाला केस, अब वो डायरेक्टली वो फॉर्मूला हमारे पास निकल के आ जाएगा। तो देखो सिमेट्रिकल प्लेट होती है, इसका मतलब थीटा विल बी इक्वल टू फाइव। थीटा किसके बराबर हो जाएगा, फाइव के बराबर हो जाएगा। तो अगर मैं एफ एक्स की बात करता हूँ तो थीटा विल बी इक्वल टू फाइव की अगर मैं बराबर पुट करता हूँ, थीटा इक्वल टू फाइव हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना जाएगा, देखो यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, थीटा इक्वल टू फाइव हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, टू टाइम्स ऑफ रो ए वी स्क्वायर कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, टू टाइम्स ऑफ रो ए वी स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, तो ये थोड़ा गलत लिख दिया यहाँ पे, वो क्यों गलत लिख दिया अभी समझ में आ जाएगा। तो टू ए रो वी स्क्वायर कॉस थीटा हो गया। ठीक है, वाई डायरेक्शन की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो दोनों अगर मेरे पास बराबर हो गए तो ये तो क्या जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो वाई डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, फोर्स बराबर रहेगी, जैसे मैंने अभी बोला भी था सिमेट्रिकल और सेमी सर्कुलर प्लेट में होता है। देखो अगर सेमी सर्कुलर प्लेट होगी तो अभी थोड़ी देर पहले समझाया कि टेंजेंट कितना एंगल बनाते हैं, 0 डिग्री का एंगल बनाते हैं। टेंजेंट विल मेक 0 डिग्री विद दी हॉरिजॉन्टल लाइन। तो अगर मैं 0 यहाँ पे पुट कर दूं, देखो यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0 पुट कर दिया, तो cos थीटा या cos 0 कितना हो जाता है हमारे पास, 1 हो जाता है। तो कितना लास्ट एक्स डायरेक्शन में कितनी फोर्स आएगी, 2 रो ए वी स्क्वायर हो जाएगी। देखो यही फॉर्मूला थोड़ी देर पहले सेमी सर्कुलर प्लेट के लिए ड्राइव किया। सिमिलरली अगर वाई डायरेक्शन में मैं देखना चाहता हूँ, 0 पुट करोगे तो दोनों बराबर ही जाएंगे, तो क्या जाएगा, 0 हो जाएगी। वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स कितनी आ गई, 0 होगी। थोड़ी देर पहले मैंने अभी बताया भी था, यहाँ पे इस तरह मैंने समझाया भी था कि जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्स रहती है इन सेमी सर्कुलर प्लेट वो क्या रहती है, 0 रहती है। ठीक है, ये क्लियर है सबको यहाँ तक। अब देखो प्रॉब्लम क्या है मूविंग प्लेट के साथ, हमारे को प्रॉब्लम क्या आती है अगर हम मूविंग प्लेट की अगर हम बात करते हैं, तो जैसे जैसे हमारी प्लेट मूव कर रही है, या पहले ये समझ लेते हैं, अभी तक हमने जो भी केस देखा है वो किसके लिए देखा है, स्टेशनरी के लिए देखा है। ठीक है, अब हम जैसे मैंने पहले बोला था कि स्टेशनरी के पार्ट पढ़ेंगे, उसके बाद हम किसके पार्ट पढ़ना स्टार्ट करते हैं, मूविंग प्लेट की बात करते हैं। मूविंग में बोला था फ्लैट प्लेट पढ़ेंगे, उसके बाद कर्व्ड वेन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अब देखो मूविंग प्लेट में क्या चीज डिफरेंट हो जाती है, हमें क्या देखना है। देखो हमने रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट पढ़ रखा है फिजिक्स में, जब हम स्कूल टाइम में थे तो हमने फिजिक्स में रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट पढ़ा था। एक बार दोबारा देख लेते हैं कि अगर दोनों ऑब्जेक्ट या जो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं, तो हमें जो एक्चुअल वेलोसिटी होती है वो नजर नहीं आती है, रिलेटिव वेलोसिटी नजर आती है। तो समझने के लिए, अगर तुम किसी एक व्हीकल में बैठे हो, तुम्हारे सामने एक और व्हीकल मूव कर रहा है, तो वो व्हीकल तुम्हें एब्सोल्यूट वेलोसिटी से मूव नहीं करता नजर आएगा। तुम्हें क्या लगेगा, तुम्हारी कार या जो हमारा व्हीकल क्या है, स्टेशनरी है, और आगे वाली कार क्या है, रिलेटिव टू योरसेल्फ और रिलेटिव टू योर व्हीकल मूव कर रही है। ठीक है, तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी यूज होता है कि जब हमारी प्लेट भी मूव करने जाती है तो हम क्या मानते हैं कि अवर प्लेट इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ स्मॉल यू, और जेट किस वेलोसिटी से मूव कर रहा था, कैपिटल वी। तो
अब जो हमें एब्सोल्यूट जो हमें लगता है कि जो जेट हमारा जो स्ट्राइक कर रहा है वो एक्चुअली में, या जो एक्चुअल वेलोसिटी जो हमारी जेट की हो जाती है, रिलेटिव वेलोसिटी जो आती है वो कितनी आती है, v माइनस u हो जाती है। देखो यही लिखा है, प्लेट इज मूविंग तो जेट डज नॉट स्ट्राइक विद द वेलोसिटी ऑफ v, जो अभी तक हो रहा था हमारा जेट किससे स्ट्राइक कर रहा था, v से स्ट्राइक कर रहा था। इंस्टेड इट विल स्ट्राइक विद रिलेटिव वेलोसिटी, और वो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होती है हमारे पास, v माइनस u होती है। कितनी होती है वो रिलेटिव वेलोसिटी, v माइनस u होती है। तो देखो अब जो डिस्चार्ज था वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अभी तक हम क्या देख रहे थे, a इंटू कैपिटल V देख रहे थे। अब यहाँ पे जो डिस्चार्ज स्ट्राइकिंग हुई, दैट इज मास स्ट्राइकिंग पर यूनिट टाइम, वो किसके बराबर हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ द जेट। तो एरिया ऑफ द जेट तो सेम रहेगा हमारे पास, जैसे मैंने बोला वो तो हमेशा ही सेम रहेगा। डायमीटर d है तो पाई बाय 4 d स्क्वायर से मैं एरिया ऑफ द जेट निकाल लूंगा, मल्टीप्लाई बाय रिलेटिव वेलोसिटी। देखो इससे पहले ध्यान रखना हमने एब्सोल्यूट वेलोसिटी यूज करा था, अब हमारा जो मास स्ट्राइक कर रहा होगा वो रिलेटिव वेलोसिटी से स्ट्राइक कर रहा होगा। तो कितना हो जाएगा, पाई बाय 4 d स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय v माइनस u। तो लास्ट जो डिस्चार्ज स्ट्राइकिंग हो गया हमारे पास क्या निकल के आ गया, a इंटू v माइनस u निकल के आ गया। ठीक है, तो यही समझा रखा है यहाँ पे। तो अब सॉरी यहाँ पे डिस्चार्ज था, मास के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्चार्ज को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना होगा थोड़ा। ठीक है, थोड़ा पहले थोड़ा चेंज बता दिया, चेंज कर लेना थोड़ा सा। तो जो हमारे पास अभी तक क्या था, डिस्चार्ज था, डिस्चार्ज को मास में कन्वर्ट करना है तो मैंने क्या किया, डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज मास पर यूनिट टाइम में चेंज करना है तो डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, सेम जैसे हम पहले कर रहा था, इस डायरेक्शन में क्या करता हूँ, एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम इक्वेशन अप्लाई कर देता हूँ। तो net external force applied on the jet will be equal to net change in the momentum। net change in the momentum कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो रो इंटू क्यू लिखते थे, क्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, a इंटू वी माइनस यू हो जाएगा। तो नेट वेलोसिटी गोइंग आउट, देखो अक्रॉस दी सॉलिड बॉडी कोई वेलोसिटी बाहर नहीं जाएगी, तो ये जीरो हो गया हमारे पास एक्स डायरेक्शन में। और जो वेलोसिटी एंटर कर रही थी वो कितनी एंटर कर रही थी, वो क्या नजर आएगी हमें, v माइनस यू नजर आएगी। क्या नजर आएगी, v माइनस यू नजर आएगी। तो जो फॉर्मूला निकल के आया हमारे पास, F इज इक्वल टू रो ए v माइनस यू का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर मैं प्लेट की वेलोसिटी को जीरो कर देता हूँ तो फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, रो ए वी स्क्वायर, जो हमने फ्लैट प्लेट के लिए, स्टेशनरी फ्लैट प्लेट के लिए ड्राइव किया था। ठीक है, ये सबको क्लियर है। तो सेम वही चीज करते रहनी है। अब देखो, अब पर मूविंग प्लेट के साथ एक प्रॉब्लम आती है। क्या प्रॉब्लम आती है, तो होगा क्या, देखो हमारे पास कि मान लो यहाँ से कोई जेट स्ट्राइक कर रहा है, इस तरह से कोई जेट आ रहा था, ये प्लेट पहले यहाँ पे थी, वो जेट का जो नोजल था वो तो अपनी जगह पे स्टेशनरी रहेगा, नोजल क्या रहेगा, अपनी जगह पे स्टेशनरी रहेगा। जेट थोड़ी देर में प्लेट क्या हो जाएगा, और आगे मूव कर जाएगा, थोड़ी देर में प्लेट क्या हो जाएगा, और थोड़ा और आगे। देखो वो यू वेलोसिटी से कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है, तो हर सेकंड अगर मैं देखता हूँ, हर सेकंड वो क्या कर रहा होगा, यू मूव कर रहा होगा। देखो यू मीटर पर सेकंड से अगर मूव कर रहा है, तो या यू यूनिट पर सेकंड से मूव कर रहा है, तो हर सेकंड से वो क्या गया, यू आगे मूव कर जाएगा। देखो प्रॉब्लम क्या होगी, हो सकता है जेट पहली बार यहाँ स्ट्राइक कर जाए, दूसरी बार भी यहाँ स्ट्राइक कर जाए, पर एक टाइम ऐसा आएगा जब जेट क्या हो जाएगा, वहां पहुंच ही नहीं पाएगा। वो क्या होगा, स्ट्राइक करने से पहले ही, प्लेट को स्ट्राइक करने से पहले ही क्या हो जाएगा, उसकी एनर्जी सारी की सारी खत्म हो जाएगी। तो अब हमारी इस तरह से अगर मशीन लगी होगी, और मशीन मान लो इस तरह से लगी हुई है, और प्लेट आगे चल जाएगा, तो कुछ टाइम बाद वो जेट जो है वो प्लेट के साथ स्ट्राइक ही नहीं करेगा, तो जेट की एनर्जी वो पहले ही खत्म हो जाएगी, वो प्लेट पे नहीं पहुंच पाएगी। देखो ये चीजें, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हुआ क्या, एक व्हील लाया गया। ये व्हील का कंसेप्ट यहाँ पे आया है। मशीन जब आप पढ़े का पहले लेक्चर देखोगे, टरबाइन का पहले लेक्चर देखोगे, तो वहां पे भी समझाया मैंने। तो ये व्हील आया, व्हील के ऊपर हमने क्या करे, बहुत सारी प्लेट माउंट कर दी। समझ में आ रहा है, ये क्या है, प्लेट माउंट करना मतलब इस तरह से प्लेट इंस्टॉल कर दिया मैंने। ठीक है, तो ये प्लेट हमने इंस्टॉल कर दी। अब होता क्या हमारे पास कि जब जेट स्ट्राइक करता है पहली प्लेट के साथ, प्लेट क्या करती है, मूव करती है विद वेलोसिटी यू। जैसे जैसे ये दूर जाती रहती है, सेकंड प्लेट यहाँ जाती है। जब ये आगे को निकल जाएगी, तो जब ये आगे को निकल जाएगी तो सेकंड प्लेट आ जाएगी, सेकंड प्लेट आगे निकल जाएगी, थर्ड प्लेट। इस तरह से ये व्हील क्या करता रहेगा हमारे पास, रोटेट करता रहेगा। और एक क्या हो जाएगा, टॉर्क, ओमेगा स्पीड से अगर ये रोटेट कर रहा है, और हमें पता है ओमेगा के कारण क्या जनरेट हो जाएगा, एक टॉर्क जनरेट हो जाएगा। और वही टॉर्क अल्टीमेटली क्या करेगा, चाहे पंप में होगा, चाहे हमारे टरबाइन में होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस। जैसे टरबाइन में होगा तो ऑब्वियसली मोटर को, हमारे जो होगा जनरेटर के शाफ्ट को घुमाएगा और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। तो यही हमारे पास बेसिक कंसेप्ट है एक प्रकार से, टरबाइन हमारी किस तरह से वर्क करती है। तो यही लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, चाहे तो एक बार पढ़ सकते हो वीडियो पॉज करके, यही समझाया हुआ है। तो इस चीज को हमने ओवरकम करने के लिए क्या किया, एक व्हील को हम ले आए हैं। अब इसकी भी हम क्या देखते हैं, डेरिवेशन देख लेते हैं। तो इस केस में हमारे पास जो होता है, इस केस में क्या होता है, जो हमारा डिस्चार्ज या जो हमारा जो अभी जो हम देख रहे थे कि हमारा जो डिस्चार्ज था वो क्या था, एरिया इनटू रिलेटिव वेलोसिटी। पर इस केस में हमारा जो मास स्ट्राइक कर रहा होगा, या हम डायरेक्ट मास को देखते हैं, तो मास जो स्ट्राइक कर रहा होगा, देखो वो एब्सोल्यूट वेलोसिटी से ही स्ट्राइक कर रहा होगा। वो क्या कर रहा होगा, रो इंटू ए इंटू वी से ही स्ट्राइक कर रहा होगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यूअसली प्लेट सामने आती रह रही है। तो जेट जब स्ट्राइक कर रहा होगा तो वो उसी अपनी ही वी वेलोसिटी से स्ट्राइक कर रहा होगा।
तो जो हमारे पास इसमें फोर्स निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, थोड़ा सा चेंज निकल के आएगा। कैसे, अगर हम मोमेंटम इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो रो इंटू ए इंटू वी मल्टीप्लाई बाय वी माइनस यू, क्या आएगा, वी माइनस यू। तो अगर हम अब देखना चाहते हैं कि हमारे जेट ने कितना वर्क डन किया, तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय दी वेलोसिटी ऑफ द प्लेट। तो जो जेट ने हमारी प्लेट पे कितना वर्क किया या आउटपुट हमें कितना मिला, दैट इज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय दी वेलोसिटी ऑफ द प्लेट। तो फोर्स अभी हमने देखा कितनी निकल के आई, रो इंटू ए इंटू वी मल्टीप्लाई बाय वी माइनस यू और मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ द प्लेट। देखो यहाँ पे यही चीज समझने की है, यहाँ पे ए इंटू वी क्यों लिखा, और लास्ट वाले केस में जब मूविंग प्लेट, सिंगल मूविंग प्लेट की बात करें तो ए मल्टीप्लाई बाय वी माइनस यू क्यों लिखा था। ठीक है, होपफुली ये सबको क्लियर होगा। देखो हम एफिशिएंसी निकालने की कोशिश करते हैं अपने सिस्टम की कि कितनी एफिशिएंसी होगी हमारे पास। देखो काइनेटिक एनर्जी जो हमारा, जब हमारा जेट एंटर कर रहा था, यहाँ से एंटर कर रहा था हमारा जेट, अगर हम देखेंगे यहाँ पे जेट जब हमारा एंटर कर रहा था तो जेट के पास क्या था, कुछ काइनेटिक एनर्जी थी, वेलोसिटी वी के कारण क्या था, उसके पास मास था और वेलोसिटी थी, तो ऑब्वियसली क्या था उसके पास, काइनेटिक एनर्जी। तो वो हमने क्या लिया, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, दैट इज कितना निकल के आया, हाफ इंटू रो ए वी क्यू। अब देखो हमें आउटपुट पता पड़ गया है और इनपुट भी पता पड़ गया है, तो हमें क्या पता है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू रेशियो ऑफ आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। तो वही हमने किया, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट किया, तो यहाँ से क्या हो गया, एफिशिएंसी का एक फॉर्मूला कैलकुलेट हो गया। इस सिस्टम के लिए, ये जो सिस्टम यहाँ पे व्हील जिसके ऊपर हमने प्लेट माउंट कर रखी है, इस सिस्टम के लिए हमने क्या किया, एफिशिएंसी का फॉर्मूला निकाल लिया। अब अगर हमें चाहिए मैक्सिमम एफिशिएंसी, तो देखो हम यू के साथ इसको डिफरेंशिएट करते हैं कि हम प्लेट की वेलोसिटी को कितना वेरी करें ताकि हमारी मैक्सिमम एफिशिएंसी निकल के आ जाए। देखो होगा क्या, इस ओमेगा को चेंज करने से प्लेट की वेलोसिटी चेंज होगी और उसी के हिसाब से हमारी एफिशिएंसी वेरी करती है सिस्टम की। तो अगर इसको तुम डिफरेंशिएट करोगे यू के साथ तो क्या मिलेगा तुम्हें, u इज इक्वल टू v बाई टू, दैट इज वेलोसिटी ऑफ द प्लेट शुड बी इक्वल टू हाफ ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द जेट। तो वेलोसिटी ऑफ द प्लेट कितनी होनी चाहिए, हाफ ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द जेट होनी चाहिए। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी देखो, ये u इज इक्वल टू v बाई टू को क्या करो, दोबारा से यहाँ पुट कर दो, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी निकल के आ जाएगी, मैक्सिमम एफिशिएंसी इज 50%। अब आगे हम देखेंगे जब टरबाइन पढ़ेंगे तो इस एफिशिएंसी को इंक्रीज कैसे करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक लेक्चर था। अभी तक हमने देखो मूविंग प्लेट हमने देख लिया इन फ्लैट प्लेट। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे मूविंग प्लेट, जब हमारे पास प्लेट कैसी होगी, स्टेशनरी सॉरी मूविंग प्लेट जब हमारे पास प्लेट कैसी होगी, कर्व्ड इन नेचर होगी। ठीक है, तो होपफुली सबको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।